देखिए सीआरपीसी आपका चल रही थी और सीआरपीसी में अब तक जो आपका मैंने बताया गया है उसके आगे बढ़ा जाए। आपका 459 तक बताया गया था, 459 तक, और 459 में एक क्वेश्चन आपका प्री में बनता है। दो तीन मॉडल आपका बताया गया, वह ये बताया गया कि विनिश्वर या क्षयशील संपत्ति को बेचने का बेचने की शक्ति का उल्लेख कहाँ है, तो 459। और आपका रकम आपको बताई गई थी, रकम भी याद रखना है। पहले 10 रुपया था और अब कितना बढ़ाकर कर दिया गया है आपका 500 रुपया। तो मजिस्ट्रेट कितनी दशाओं में संपत्ति को तुरंत बेचने का आदेश दे सकता है? 6 माह तक इंतजार नहीं करेगा। तो 3 दशाएं वो भी पूछी जाती हैं। कौन कौन सी दशाएं हैं? तो पहला ये है कि अगर संपत्ति क्षयशील और यानी कि नष्ट होने वाली हो जल्दी। दूसरा आपका यदि बेचना स्वामी के लाभ के लिए होगा। और तीसरा संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम हो। ये आपका क्वेश्चन आता है, उपर्युक्त सभी मार कर आइएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कब तत्काल बेचने का आदेश नहीं दे सकता मजिस्ट्रेट। तो 3 ऑप्शन तो ये रहेगा। और चौथा रहेगा कि जब संपत्ति का मूल्य 500 हो, तो 500 हो तो तत्काल बेचने का आदेश नहीं दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब 500 से क्या हो, कम। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, नया क्वेश्चन। अब आइए अध्याय 35 हमें देखना है आपका इरेगुलर प्रोसीडिंग, अनियमित कार्यवाहियाँ। इसकी पहले भूमिका देखी जाए अनियमित कार्यवाहियों की, और तब और बातें हम पढ़ाते हैं। देखिए ये जो आपका सेक्शन है, यानी कि इधर जो आपके प्रावधान किए गए हैं, आपका कह सकते हैं कि 460 से लेकर 466 तक, यानी कि 400 आपका मैंने 60 से लेकर 466 तक। इन इसको पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन से बना मैंने पढ़ा जाता है। देखिए आपका कुछ अनियमितता या कुछ गलती या कुछ त्रुटि कहिए या कुछ मिस्टेक कहिए, यानी कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे कि अगर मजिस्ट्रेट करता है तो वह गलती क्षम्य है। क्षम्य का मतलब ये हुआ कि कार्यवाही वैध होगी और गलती का कोई कार्यवाही पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कुछ गलतियां क्षम्य हैं और कुछ गलतियां अक्षम्य हैं। फिर इसको नियम बनाइए, यानी कि सीआरपीसी के तहत अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ प्रोसीडिंग या प्रक्रिया में मिस्टेक हुआ रहेगा, गलती हुई रहेगी, कुछ अनियमितता हुई रहेगी, और उन्हीं में कुछ अनियमितता ऐसी होगी जो कार्यवाही को दूषित कर देगी। दूषित कर देगी का मतलब कार्यवाही को अवैध बना देगी। और कुछ गलती ऐसी मिलेगी जो कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी, यानी कि गलती को क्षमा कर देगी। माने गलती को कानून क्या कर देगा? क्षमा। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है, इस पर हम गौर करेंगे, लेकिन सबसे पहले गलतियों को क्षम्य किया जाए, अक्षम्य बनाया जाए। इसके लिए आपका पहले एविडेंस देखना है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 और 94 में किसी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज में पेटेंट डिफेक्ट या प्रत्यक्ष त्रुटि का उल्लेख किया गया है
और अगर प्रत्यक्ष त्रुटि दस्तावेज में पाई जाती है तो उस दस्तावेज का कोई मतलब नहीं होगा, वह दस्तावेज ही बेकार हो जाएगा। तो उस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी गलती, कौन सी त्रुटि आपका क्षम्य नहीं है, यानी कि आपका क्षम्य नहीं है, तो वह आप कहेंगे प्रत्यक्ष गलती की अप्रत्यक्ष, पेटेंट डिफेक्ट की लेटेंट। पेटेंट पेटेंट डिफेक्ट किस धारा से किस धारा तक, तो दो धाराएं याद रखिए, कौन कौन, 93 और 94। अभी आपका पूछा भी गया था बिहार झारखंड में भी। ए बी को अपना घोड़ा 1500 या 1000 में बेचने का करार करता है। अब कौन सी कीमत दी जाएगी, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है, तो ये दस्तावेज ही बेकार हैं। ये गलती कैसी मानी जाएगी, प्रत्यक्ष। तो क्या इसको सुधारने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? पुराने लोग तो याद रखें, नहीं दिया जा सकता, यानी कि ये गलती अक्षम्य है। दूसरी गलती इनहेरेंट या अंतर्निहित या लेटेंट या अप्रत्यक्ष होती है, जिसका उल्लेख धारा 95, 96, 97 में किया गया है एविडेंस के, और ये गलती सुधारी जा सकती है। जैसे एक उदाहरण, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें अपना सफ़ेद घोड़ा बेचूंगा। जब घोड़ा बेचने की बारी आती है तो ए के पास 2 सफ़ेद घोड़े निकलते हैं। अब कौन बेचने का इरादा था, ये गलती सुधारी जा सकती थी कि कौन घोड़ा बेचने का इरादा है 2 सफ़ेद में से, ये कौन सी गलती है, अप्रत्यक्ष। उसी प्रकार आपका संविधान में भी सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है कि अगर गलती हो गई है तो उस गलती को अनुच्छेद 142 के तहत क्या कर दे, सुधार दे। इसके बाद आपका आ जाइए सीपीसी, तब आपका सीआरपीसी चला जाएगा। सीपीसी में भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो कुछ गलतियां क्षम्य हैं और कुछ अक्षम्य हैं। इसको आप चैप्टर को पढ़िएगा तो एविडेंस की धारा 93, 94, 95, 96, 97 जोड़कर और सीपीसी की धारा 99, कौन सी धारा, यानी कि कब कोई इरेगुलरिटी या अनियमितता या गलती कार्यवाही को दूषित करेगी, कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी। सीपीसी में 10 धारा में नहीं दिया गया है, केवल एक सेक्शन में बताया गया है। सीपीसी के किस सेक्शन में, 99 का याद रखिएगा, किस में, 99। अब आ जाइए आपका सीआरपीसी देखते हैं। आपका एक तो सेक्शन याद रखना है 460 और 461। 460 में है वे अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती। एक तो हेडिंग से याद रखना है, आपका कई बार हेडिंग ही पूछ लिया है कि कौन सी धारा में वे अनियमितताएं दी गई हैं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती, यानी कि गलती तो हुई है लेकिन वह गलती क्षम्य मानी जाती है, तो 460। और कौन सी धारा में उन गलतियों का वर्णन है जो क्षम्य नहीं है, यानी कि आपका कार्यवाही दूषित होगी, खंडित होगी, रद्द होगी, तो कौन सी धारा मार कर आएंगे, अगली धारा 461। भाई एक क्वेश्चन आपका सेक्शन वाइज बनता है। अब देखिए डायरेक्ट शुरू किया जाए। भूमिका आपकी हो गई, एविडेंस से भी हमने बना दिया भूमिका, संविधान से भी और सीपीसी से भी। देखिए भाई 460 का डायरेक्ट देखिए, वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती, यदि कोई मजिस्ट्रेट, तो पहला पॉइंट ये याद रखना है आपका टेक्निकल बना कि ये गलती न्यायाधीश किया हो कि मजिस्ट्रेट किया हो, तो शब्द क्या लिखा है, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश नहीं।
यदि कोई मजिस्ट्रेट लिखा हो तो मजिस्ट्रेट मानिए, न्यायाधीश तो न्यायाधीश, और दोनों लिखा है तब दोनों। अपने मन से ना मार दीजिएगा, ये नहीं कि अपने मन से सीआरपीसी में चले जाना है। जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, अर्थात कोई मजिस्ट्रेट था, कुछ बातों को करने के लिए वह सशक्त नहीं था, अथराइज नहीं था, अर्थात उसे उन बातों को करने के लिए सीआरपीसी के तहत पावर नहीं दिया गया था। गलती से सद्भावना पूर्वक उस बात को करता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उससे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, त्रुटि हो जाती है। अब यहाँ आपका है कि त्रुटि सद्भावना पूर्वक हुई हो कि दुर्भावना में, तो ये गलतियाँ कब क्षम्य होगी? गलती सद्भावना में कि दुर्भावना में? गुड फेथ में, बोनाफाइड में। सद्भावना शब्द आईपीसी के नहीं, सद्भावना शब्द सीआरपीसी की किस धारा में परिभाषित है? तो सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है। तो तुरंत दिमाग लगाना है कोरिलेट करके टेक्निकल क्वेश्चन 2y। सीआरपीसी की धारा 2y ये बताती है कि यदि कोई पद या शब्द सीआरपीसी में परिभाषित न हो लेकिन आईपीसी में परिभाषित हो, सीआरपीसी में वह शब्द आ जाए तो वह आईपीसी वाली परिभाषा ही ग्रहण कर ली जाएगी। तो आईपीसी की धारा 52 में सद्भावना शब्द को परिभाषित किया गया है और 52 वाली परिभाषा ही यहाँ स्वीकार की जाएगी। सद्भावना का मतलब हुआ उचित सतर्कता और सावधानी या ध्यान देकर कार्य किया, यानी कि कोई मजिस्ट्रेट था, उचित सतर्कता एवं सावधानी बरता, पूरा ध्यान देकर कार्य किया, फिर भी उससे मिस्टेक हो गया, तो 460 में अगर वह मिस्टेक आ जाता है लिस्ट में तो वह मिस्टेक कोई मायने नहीं रखता, यानी कि ये गलती क्षम्य है कि अक्षम्य? क्षम्य है और कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी, अवैध नहीं बनाएगी। लेकिन गलती कैसे हुई हो बताइए? सद्भावना की दुर्भावना? रटे रहिए। गलती किसने की हो? न्यायाधीश की मजिस्ट्रेट? चलिए देखिए आगे भाई सही बता रहे हैं। देखिए उस बात को करता है जो उसकी, तब तो उसकी कार्यवाही को केवल इस आधार पर कि वह ऐसे सशक्त या प्राधिकृत नहीं था, अपास्त नहीं किया जाएगा। अपास्त नए लोगों को न आए तो उल्टा नहीं जाएगा, सेट एसाइड नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। नए नए लोगों को लिख लीजिए। अपास्त मने उलटना, सेट एसाइड यानी कि आपका रद्द करना, तो रद्द नहीं किया जाएगा कि किया जाएगा? देखिए आखिर यानी कि 460 में उन गलतियों का उल्लेख है जो मजिस्ट्रेट द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई है, तो ये गलतियां क्षम्य हैं और मजिस्ट्रेट की कार्यवाही को सही माना जाएगा। भले ही मजिस्ट्रेट उस कार्यवाही को कानूनन करने का अधिकार नहीं रखता था। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए कौन कौन सी गलतियां हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन का मॉडल पहले बनाया जाए भाई, तब हम गलती पढ़ाएं। क्वेश्चन का मॉडल के लिए आपको देखिए मॉडल पहले एक लाइन में जान लीजिए, मैंने आपका 1 मिनट में, तब आपका सेक्शन चला जाए। मॉडल आपका एक तो सामान्य बन जाता है सेक्शन वाइज। दूसरा जो मॉडल बनता है वह आपका जो बनता है कि कौन अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी। आपका सेक्शन 460 में से
जो लिस्ट हम बताएंगे 3 अनियमितता दी रहेगी और एक दी रहेगी 461 में से, और पूछ लेगा कि कौन गलती कार्यवाही को दूषित करेगी। तो भाई ये क्वेश्चन तब तक नहीं आएगा जब तक कि पूरी लिस्ट याद न हो, ये भी याद रखिए। जो झारखंड और एमपी का मॉडल है वो और कठिन होता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि भाई आप घर पर जाकर 460 की और 461 की लिस्ट को याद करेंगे, और कोई उपाय हमारे पास नहीं। लेकिन एक दो जो टेक्निकल क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, हाँ मेंस में भी अब पूछने लगा है भाई, झारखंड इत्यादि में अब मेंस में भी आ रहा है। एक दो जो टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, उसको मैं ज़रूर पहले बता रहा हूँ। और वह जो टेक्निकल क्वेश्चन है काग्निजेंस से, यानी कि अपराधों के संज्ञान से। अब यहाँ आपका हम एक टेक्निकल क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका ये आपका याद रखना है। देखिए, अपराध का संज्ञान 3 आधारों में से किसी एक आधार पर लिया जा सकता है। आपका 190 वन में है, पहला आधार परिवाद है ए में, दूसरा पुलिस रिपोर्ट, और तीसरा स्वयं के ज्ञान या किसी की शिकायत पर। क्या है? सुमोटो, स्वप्रेरणा या किसी की शिकायत पर। अब यही क्वेश्चन आपका कुछ टेक्निकल एक बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट था, उसे संज्ञान लेने की शक्ति नहीं थी, सद्भावना पूर्वक गलती हो गई और अपराध का संज्ञान ले लिया, तो कौन गलती क्षम्य है और कौन अक्षम्य है। तो जो 460 में आ जाए वह गलती क्षम्य, और जो गलती किस में आ जाए 461 में, वह गलती अक्षम्य। अक्षम्य मतलब कि लीगल भाषा में वह अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी। तो क्वेश्चन यहाँ मैंने 90% चांस है कि यही मॉडल पूछा जाता है कि कौन सी गलती कार्यवाही को दूषित कर देगी। तो तीसरी गलती है, और तीसरा किस आधार पर संज्ञान, स्वयं के ज्ञान पर या आपका माने अन्यथा माने किसी की शिकायत पर। अर्थात अगर कोई मजिस्ट्रेट प्राधिकृत नहीं था, परिवाद पर संज्ञान ले लिया, सद्भावना पूर्वक लिया, सही माना जाएगा, भले गलती कर दिया। पुलिस रिपोर्ट पर लिया, भले वह अथराइज नहीं था, फिर भी वह क्या माना जाएगा, सही आपका। लेकिन स्वयं के ज्ञान पर लिया, अथराइज नहीं था कानूनन, तो ये गलती सही नहीं है, गलती गलती होगी और कार्यवाही क्या होगी, निरस्त। निरस्त माने अपास्त। अब देखिए लिस्ट मैं बता रहा हूँ, और भाई कोई उपाय नहीं है मेरे पास भी। आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन बताया गया और आपको पढ़ना ही होगा, और कोई उपाय नहीं। चाहते हैं कि इधर से गलती न हो। देखिए, धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना, भले सशक्त न हो मजिस्ट्रेट, जारी ही कर दिया तो सही होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, सद्भावना की दुर्भावना में सद्भावना। किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के तहत आदेश देना, धारा 176 के तहत मृत्यु समीक्षा करना। इसके बाद आपका अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं से बाहर अपराध किया है, पकड़ने के लिए सेक्शन 187 के तहत आदेश का जारी करना। किसी अपराध को धारा 190 की उपधारा 1 के खंड ए और बी के अधीन संज्ञान करना। यही मैं उदाहरण बताया था, ए और बी तो दिया है, लेकिन एक खंड छोड़ दिया है, कौन सा,
सी। तो अभी हमने बताया 190(1) के तहत अधिकारता न होते हुए संज्ञान ले लिया गया, तो ये गलती 461 में जाएगी और ये गलती क्षम्य नहीं है। क्षम्य नहीं माने कार्यवाही को हर हाल में क्या करेगी, दूषित। ये आपका ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखिए, किसी मामले को धारा 192 की उपधारा 2 के अधीन हवाले करना, धारा 306 के अधीन क्षमादान। ये भी पूछा जाता है कि जो मजिस्ट्रेट क्षमादान देने के लिए सक्षम नहीं है 306 में, अगर दे देता है सद्भावना पूर्वक, तो क्या वह अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी कि नहीं? नहीं करेगी। भाई अच्छे से याद रखिए, 306 वाला भी ज्यादा पूछा जाता है, दूषित नहीं करेगी। इसके बाद आपका 410 दिया है, 458, 459 कल बताया ही गया था। आपका 461 आ जाइए। धारा 461 में वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करेगी, चाहे सद्भावना में कार्य करिए और चाहे दुर्भावना में, अगर मजिस्ट्रेट ने गलती की है तो 461 में उन गलतियों का उल्लेख है जो कार्यवाही को वाइड कर देंगी, शून्य कर देंगी, कार्यवाही अवैध होगी, कार्यवाही सेट साइड हर एक हाल में होगी। यानी कि वे गलतियां जो कार्यवाही को क्या करती हैं, दूषित। यहाँ कोई बचाव नहीं है, यहाँ सद्भावना और दुर्भावना न देखिएगा, यहाँ हर हाल में क्या होगा, कार्यवाही अवैध। अवैध मतलब क्या हुआ, दूषित। देखिए बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है आपका। ये गलतियां, संपत्ति को धारा 83 के तहत कुर्क करने और विक्रय करने का आदेश जो मजिस्ट्रेट दिया है, अगर सक्षम नहीं था तो वह कुर्की अवैध होगी और विक्रय भी क्या होगा, अवैध। किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी वारंट जारी करना नहीं सक्षम है, आदेश जारी कर दिया, तो वह आदेश अवैध होगा। अगला परिशांत कायम रखने के लिए प्रतिभूत, अगला सदाचारी के लिए प्रतिभूत, अगला सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्ण आबद्ध व्यक्ति का उन्मोचन, परिशांति कायम रखने के लिए बंध पत्र को रद्द करना, भरण पोषण का आदेश, ये थोड़ा सतर्क रहना है, गुजारे भत्ते का आदेश, मेंटेनेंस का आदेश, भरण पोषण का आदेश, यहाँ से थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का आदेश देने के लिए कौन सक्षम है, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब यहाँ थोड़ा अंतर करिए, अगर किसी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिसे भरण पोषण का आदेश देने की अधिकारिता नहीं थी, अगर वह भरण पोषण का आदेश देता है तो इस गलती का क्या प्रभाव होगा, तो 461 कहती है कि ये गलती कार्यवाही को वायड या बातिल या अपास्त करा देगी, उल्टवा देगी। यानी कि ये गलती क्षम्य है कि अक्षम्य है, अक्षम्य है, क्षम्य नहीं है। 461 में क्या है, और कार्यवाही रद्द होगी कि बनी रहेगी, रद्द होगी, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि भरण पोषण का आदेश दूसरा मजिस्ट्रेट देता है तो वह अनियमितता कार्यवाही को क्या कर देगी, दूषित। लीगल भाषा भी जानते रहिए। एक तो ये बनता है, मिक्सअप करके बनता है भाई, 306 दे दिया, आपका 125 दे दिया, संज्ञान दे दिया, तो पॉइंट पकड़ना है आपको और भरण पोषण याद करना है। अगला देखिए, स्थानीय न्यूसेंस के बारे में 133 के तहत आदेश, लोक न्यूसेंस के बारे में 143 के तहत प्रतिषेध,
अध्याय 10 के भाग ग और घ के अधीन आदेश किसी, ये भी पॉइंट हम बता चुके हैं, किसी अपराध की ये धारा 190 की उपधारा 1 के खंड सी के तहत संज्ञान लेना, तो पहला उदाहरण तो यही बताया गया था कि 190 1A और B के तहत संज्ञान लिया जाए, अधिकारता न हो तो संज्ञान सही, लेकिन किसके तहत लिया जाए तो गलत, सी के तहत। इसके बाद आपका किसी अपराधी का विचारण करना, इसके बाद संक्षेपतः विचारण करना, अपील का विनिश्चय करना इत्यादि इत्यादि में देखिए अब आपका लिस्ट याद करना पड़ेगा और हमारे पास कोई उपाय नहीं, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन एक दो जगह पूछे गए हैं वह मैं ज़रूर बताया, लेकिन इस लिस्ट में हेर फेर राज्य करते रहते हैं और कोई उसका उपाय नहीं है, बस याद करना ही एक उपाय है। मैं बता दूं भाई नए लोगों को भी। आइए 462 देखा जाए, गलत स्थान में कार्यवाही। तो अगर गलत स्थान में कार्यवाही हो गई तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि जांच और विचारण बनारस में चलना चाहिए कानूनन, लेकिन जांच या विचारण प्रयागराज में चल गया, तो इस गलती का क्या प्रभाव होगा, यानी कि ये जो गलती है प्लेस या स्थान को लेकर है, मुकदमा किसी अन्य स्थान में चलना चाहिए और चल कहाँ गया, किसी अन्य स्थान में, तो इस गलती के बारे में आपका जो प्रावधान किया गया है वह कहाँ किया गया है, 462। ये कौन सी गलती है, विषय संबंधी के स्थान संबंधी। एक बार यूपी एपीओ में आया है, क्या होगी गलती, बेयर एक्ट से देखिए, वही वाक्य याद करके जाइएगा। किसी दंड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि वह जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुंचा गया था वह दंडादेश या आदेश पारित किया गया था गलत सेशन खंड में, गलत जिला में, गलत उपखंड में या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी, उस दशा में ही उल्टा जाएगा, यानी कि कार्यवाही उस दशा में ही उल्टी जाएगी, अर्थात अपास्त की जाएगी, अर्थात रद्द कर दी जाएगी। तो वही दशा याद करना है, कौन सी दशा, जब वह यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः अभियुक्त के प्रति न्याय न हो पाया। यही वाक्य आप याद करके जाएंगे कि कब इस माने स्थान संबंधी गलती का क्या प्रभाव होगा, तो इस गलती के आधार पर कोई कार्यवाही तभी उल्टी जाएगी जब उस गलती के कारण वस्तुतः यानी कि एक्चुअल रूप में किसके प्रति न्याय न हो पाया हो, किसके प्रति जस्टिस न हो पाया हो, अभियुक्त के। तो एक लाइन बस याद करके जाइए, कब उल्टा जाएगा मैं फिर बता दूं, जब इसके कारण वास्तव में न्याय न हो पाया हो, मैंने अभियुक्त भुलावे में आ गया हो। अगली धारा 463 देखिए, धारा 164 या 281 के उपबंधों का अनुपालन। अब देखिए दो धाराएं कोरिलेट करनी पड़ेगी भाई, 164 का और 281 का इफेक्ट क्या होगा 463 में। देखिए आपका अब सीआरपीसी की धारा 2 लाइन आपका 164 देखनी पड़ेगी, फिर आपका 281 हम बताएंगे और तब आपका 463 पर गौर किया जाएगा। जब आप 164 पढ़िए तो साक्ष्य अधिनियम की एक और धारा पढ़िएगा 26,
भाई देखिए कौन कौन धाराएं पढ़नी है, पहले एक जगह एकत्र कर लिया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 पढ़ना है, फिर सीआरपीसी की धारा 164, फिर 281 और फिर 463 पढ़ना है। यानी कि इतनी धाराओं को एक साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले एकदम हम 26 से उठाते हैं। 26 में ये सिद्धांत हैं कि जो कार्य डायरेक्ट रूप से नहीं किया जा सकता वह इनडायरेक्ट रूप से भी नहीं किया जा सकता। यानी कि जो कार्य आप प्रत्यक्षतः नहीं कर सकते उसे अप्रत्यक्षतः भी नहीं कर सकते। यानी कि सीधे नहीं कर सकते तो टेढ़े भी नहीं कर सकते। देखिए इसका आपका यानी कि 26 में है क्या, अगर कोई अपराध का अभियुक्त है, पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से संस्वीकृति करता है अर्थात अपना अपराध स्वीकार करता है तो वह संस्कृति सुसंगत नहीं होगी, अभियुक्त के विरुद्ध विसंगत होगी। यानी कि आपका एक उदाहरण देखिए, पुलिस से नहीं किसी अन्य व्यक्ति से करता है। ये एक कैदी था, पुलिस बस में बैठा कर उसे न्यायालय में पेश करने ले जा रही थी। तब तक उसी समय कंडक्टर साहब से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है कि कंडक्टर साहब ये मर्डर मैंने ही किया है। और देखिए पुलिस वाले हमारे पीछे हथकड़ी लगा कर क्या किए हैं, बैठे हैं, आपसे मैं बता रहा हूँ। तो क्या ये संस्वीकृति साक्ष्य में मान्य होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि संस्वीकृति पर पुलिस की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि अगर कोई अभियुक्त है, पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से, पुलिस से नहीं, किससे? मजिस्ट्रेट से कन्फेशन करता है, अपना अपराध स्वीकार करता है, तो ऐसी दशा में वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगी, साक्ष्य में पेश की जा सकेगी। कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 26 ही है। तो इसी को जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है। तो एविडेंस में न्यायिक संस्कृति की धारा में पूछ ले तो 26, कौन सी धारा? 26। अब न्यायिक संस्वीकृति या जुडिशियल कन्फेशन लिखा किस में जाता है, लिखने का ढंग क्या है, और लिखने में गलती हो गई तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये एविडेंस नहीं बताएगी, ये सीआरपीसी बताएगी। तो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जुडिशियल कन्फेशन लिखा जाता है। ढंग या तरीका या मेथड 281 में है और गलती का प्रभाव किस में है, आपका वही धारा पढ़नी भी है। गलती का प्रभाव किस में दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 463, वही धारा पढ़नी है। अब आइए 164 देखा जाए, ढंग देखा जाए, तब तो 463 पढ़ा जाएगा। देखिए आपका 164 में स्टेटमेंट और कन्फेशन दोनों लिखे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या लिखा जाता है? संस्वीकृति भी और कथन भी। इंटरव्यू में और प्री में भी बनता है, इसमें अंतर क्या है तो आगे बताया जाएगा, इतना भाई तुरंत बताना संभव नहीं। कौन लिख सकता है? कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट लिख सकता है, चाहे अधिकारिता हो या न हो, उससे मतलब नहीं। चाहे अधिकारिता
देखिए आपका 164 में जब अभियुक्त आता है तो तुरंत कन्फेशन नहीं लिखा जाएगा, 3 चेतावनी दी जाएगी। पहली चेतावनी, हाँ देखिए आपका यूपी में भाई क्वेश्चन बना था वो बता दिया जाए, हल्का सा इधर उधर करिए तो देखिए क्वेश्चन छूट जाता है। क्वेश्चन ये बना था कि किस स्टेज पर 164 के तहत कन्फेशन को लिखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, अन्वेषण के स्टेज पर, जांच के स्टेज पर, विचारण के स्टेज पर, उपर्युक्त सभी। तो जो नहीं जानता है उपर्युक्त सभी मार कर आते हैं, लेकिन आपको जानना ही होगा। यही एक दो क्वेश्चन तो आगे बढ़ाएंगे। तो किस स्टेज पर, जांच विचारण नहीं, इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जब अपराध का क्या चल रहा हो, अन्वेषण, याद रखिए। दूसरा मॉडल अब नया बनाया जाए ताकि भाई आपका क्लियर हो। 164 का बयान दर्ज, कन्फेशन दर्ज किया जाता है। अब देखिए हम थोड़ा घुमा रहे हैं, नया मॉडल। अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात, जांच या विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व, विचारण के दौरान, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहीं गलती होगी, दूसरा क्लास सही है। अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात, जांच या विचारण के पूर्व, यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया और इंक्वायरी और ट्रायल शुरू नहीं हुआ, उस दौरान भी आपका ये संस्वीकृति अभिलिखित की जा सकती है। मैंने संज्ञान के पहले, कुल मिलाकर नए लोगों के लिए तो मुश्किल है थोड़ा, पुराने लोग समझ सकते हैं। 190 के तहत संज्ञान से ही जांच शुरू होती है, तो इसका मतलब कि संज्ञान से क्या पहले। अब कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए तरीका कहाँ दिया गया है, रटिए 281, और लिखने में गलती का प्रभाव समझाया ही नहीं गया, तो कहाँ दिया गया है। तो क्या अभियुक्त आपत्ति कर सकता है कि नहीं कि हजूर हमें समझाया ही नहीं गया और ये लिख लिया गया, कर सकता है। केस एक बैरक पर लिखे, सिंघाड़ा सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, अभी उत्तराखंड बनाया था जे में पिछली बार। सिंघाड़ा, खाने वाला सिंघाड़ा, सिंघाड़ा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। 164 में भी एक केस है, 463 में भी। ये केस कन्फेशन से संबंधित हैं, लिखने से गलती हो गई बिना समझाए, कन्फेशन से। देखिए बेरेक भाई, आपका बेरेक शुरू किया जब पूरा एक चौरा हो गया, यानी कि आपका पूरी कहानी क्या की गई, यही कहानी बताने में ही समय लगता है। आपका बेरेक में कहाँ समय लगता है, लेकिन भाई कंसेप्ट भी क्लियर कराना है। और इसी से क्वेश्चन भी हम 3-4 निकाल लिए, ये नहीं कि फालतू चला गया। 26 से पूछा ही गया है, 164 से पूछा ही गया यूपीओ में, उत्तराखंड में सिंघाड़ा सिंह का केस आ गया, ढंग पूछा ही गया है। तो कोरिलेट करते करते कितने क्वेश्चन निकल गए, 4-5, और अच्छे क्वेश्चन निकले। यहाँ से आता है क्वेश्चन। अब 463 देखिए, यदि कोई न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति या अन्य कथन, अन्य कथन माने और कथन, जो धारा 164 या धारा 281 के अधीन अभिलिखित हैं या अभिलिखित होना तात्पर्यित हैं, साक्ष्य में दिया जाता है या लिया जाता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कथन अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा इन धाराओं में से किसी धारा के अधीन किसी उपबंध का पालन नहीं किया गया था, तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अनुपालन के बारे में एविडेंस ले सकता है। और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे अनुपालन से
अभियुक्त को गुणागुण विषयक बातों पर अपनी प्रतिरक्षा करने में कोई हानि नहीं हुई है और उसने अभिलिखित कथन सम्यक रूप से किया था, तो ऐसे कथन को ग्रहण कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में इतना मतलब इतना का ये हुआ कि अभियुक्त या किसी व्यक्ति ने 164 सीआरपीसी के तहत कन्फेशन किया है या स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को लिखने में गलती हो गई है, या अभियुक्त ये कहे कि मजिस्ट्रेट ने तो हम आए, कुछ हमसे बताया ही नहीं और डायरेक्ट हमारी बातों को क्या किया, लिख लिया। और जबकि मजिस्ट्रेट चेतावनी देते, कितनी चेतावनी हमने बताया, 3, और चेतावनी दिए ही नहीं। तो अब अगर ऐसी बात उठती है तो एविडेंस की धारा 91 एक बीच में आ गई है। तो एविडेंस की धारा 91 बताती है कि जो बात लिखित में है उसे लिखित रूप में साबित किया जाना चाहिए। यानी कि जो बातें कागज पर क्या की गई है, लिखित, उसको लिखित में साबित करिए। यानी कि ये सिविल मामलों की बैकबोन मानी जाती है 91। यानी कि सिविल मामलों की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो लेकिन 91 में भले कुछ कहा गया हो, न्यायालय मौखिक साक्ष्य ले सकता है और देखता है कि वास्तव में ये गलती हुई है और ये मामले के मेरिट पर प्रभाव डालेगी, तब तो भाई ये संस्कृति रद्द। अब प्रभाव नहीं डालेगी मेरिट पर तो संस्कृति या कथन ग्राह्य। यानी कि अगर अभियुक्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बस एक लाइन, तो भाई आपका ये गलती क्षम्य नहीं है, और नहीं पड़ता तो आपका क्षम्य है। और इसी बात को हम सपोर्ट करेंगे केस से। कौन सा केस से? सिंघाड़ा सिंह। देखिए क्या कहा गया, अब सही रहेगा केस पर आना। यदि 164 के तहत मजिस्ट्रेट संस्वीकृति को अभिलिखित करता है तो चेतावनी दिया जाना बाध्यकारी है। अगर बिना चेतावनी के कन्फेशन लिख दिया तो वह कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। यानी कि 3 चेतावनी फिर मैं बता दूं, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को चेतावनी देंगे। पहली चेतावनी देंगे कि तुम अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हो। दूसरी चेतावनी क्या देंगे? जो भी बोलना स्वेच्छा से बोलना, यहाँ किसी का दबाव नहीं है। और तीसरा, जो बोलोगे वो तुम्हारे ही खिलाफ साक्ष्य में आगे जाकर क्या होगा, पेश किया जाएगा, प्रयोग होगा। तो ये चेतावनी देना बाध्यकारी है कि विवेकाधिकार? विवेकाधिकार नहीं, ये बाध्यकारी है। और अगर बिना चेतावनी के अभियुक्त से संस्कृति करा ली गई तो कौन सा केस अप्लाई करेंगे? सिंघाड़ा सिंह। ये संस्कृति क्या सुधारी जा सकती है? गलती नहीं। और ये दस्तावेज ही ग्राह्य नहीं होगा। यानी कि कौन सी धारा में अग्राह्य कहती है? 463। अब आइए 464 देखा जाए। आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसकी गलती का प्रभाव, आपका कह सकते हैं कि बस एक लाइन में ये कब गलती आपका कह सकते हैं क्षम्य होगी, माने अक्षम्य होगी? जब उस गलती के कारण वस्तुतः न्याय न हो पाया हो। आपका जो देखना है मुख्य रूप से 465 देखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, और 466, तो ज़्यादातर 465 से क्वेश्चन बनता है। देखिए भाई 465 से देखिए, 465 को शुद्ध रूप से कोरिलेट करके पढ़िएगा सीपीसी की धारा 99। अब एकदम शुद्ध रूप से कोरिलेट करना है। 465 में 2 ही 3 बातें जाननी है। ये बातें जाननी है कि न्यायालय ने कोई निष्कर्ष निकाला
कोई दंडादेश दिया या कोई गलती हो गई उस दौरान न्यायालय से, तो वह गलती कब क्षम्य होगी और कब अक्षम्य होगी। जैसे 3-4 हम उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग बताइए। न्यायालय ने समन जारी किया, साइन ही छूट गई थी, मुद्रा लगी थी, तो ये गलती क्षम्य होगी कि अक्षम्य होगी? क्षम्य। न्यायालय ने वारंट जारी किया और आपका कह सकते हैं कि वारंट पर साइन किया लेकिन क्लर्क मुद्रा ही सील नहीं लगा पाया, ये गलती क्षम्य होगी कि अक्षम्य? क्षम्य। न्यायालय ने निर्णय सुना दिया, साइन करना भूल गया, तो ये गलती क्षम्य होगी कि अक्षम्य? क्षम्य। क्योंकि निर्णय, मैं बताया था, निर्णय सुनाना महत्वपूर्ण है कि साइन करना, और साइन तो प्रक्रियात्मक है। कुर्की का आदेश दिया और साइन ही छूट गया किसी कारण से, तो इतनी बड़ी गलती नहीं हो गई कि आदेश को अवैध घोषित कर दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर छोटी छोटी गलतियों को क्या बनाया गया है? क्षम्य बनाया गया है। इसको आईपीसी से भी जोड़ लीजिए कि तुच्छ कार्य, माने आपका पूछा गया था जे में भी, विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती, तो कौन सी धारा है? तो 3 धाराएं जोड़िएगा। आपका सीआरपीसी 465, आईपीसी कौन सी धारा? 95, सीपीसी 99। शुद्ध रूप से सीपीसी जोड़ती है, वो तो हम तुच्छ कार्य बता दिए। तो जो ये साइन ऑन है और मुद्रा है, ये तुच्छ कार्य माने जाते हैं। साइन छोड़ ही दिया तो इतना बड़ी गलती नहीं कर दिया कि निर्णय और डिक्री आदेश को उलट दिया जाए। ये प्रक्रिया संबंधी गलती है। मान लीजिए जैसे कि एक लोग खूब पूजा पाठ किए और जल ही नहीं चढ़ाए, तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी है। भगवान में आस्था रखे, अल्लाह में आस्था रखे, गॉड में आस्था रखे, भले जल न चढ़ाया हो, तो क्या इतनी बड़ी गलती नहीं कर दिया कि भगवान उसे प्रकोपित कर दें? ये गलतियां क्या हैं? क्षम्य हैं। अब हाँ बताइए। हाँ हाँ, वहां से भी आप जोड़ेंगे गलती से, उसमें अगर ग्रहण कर लिया गया तब अभी जोड़ देते हैं। देखिए भाई 167 पूछ रहे हैं, उसको भी बता दें। अगर कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, अब एक सबसे अच्छा है कि 164 से जोड़ लिया जाए, क्यों इधर उधर जाया जाए। मान लीजिए कि अभियुक्त ने संस्वीकृति की, उस संस्वीकृति को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और उसी आधार पर न्यायालय फैसला सुना दिया और अभियुक्त को सजा दे दिया। अभियुक्त ये कहा था कि हजूर, ये जो संस्वीकृति है ये मजिस्ट्रेट ने लिखी थी, लेकिन प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और निचला न्यायालय उसकी बात सुना नहीं, तो वह अपील या रिवीजन में गया। रिवीजन न्यायालय में फिर कहा कि हजूर, हम संस्कृति नहीं किए थे, लेकिन हमें चेतावनी नहीं दी गई थी और इसी कन्फेशन के आधार पर हमें क्या दे दी गई? सजा। अतः इस कन्फेशन को रद्द करिए और हमारी सजा को भी क्या करिए? रद्द। और ये जो साक्ष्य में स्वीकार कर लिया गया है, ये तो स्वीकार किया ही नहीं जाना चाहिए, तो 167 अप्लाई होगी और सजा रद्द कर देगा अपील न्यायालय, अगर अभियुक्त ये क्या करे? साबित। तो 167 एविडेंस भी यहाँ अप्लाई होगी। वो छूट गया था, इसमें कोई शक नहीं है। ये आगे देखा जाए, इसको पढ़ना नहीं है डिटेल में भाई, बस इतना जानना है। और कुछ इसमें साइन वाइन का पूछा जाता है, घबराइएगा ना, मोहर वोहर। पिछली बार एपीओ में आया था कि मजिस्ट्रेट निर्णय सुना दिया, साइन ही नहीं किया, तो ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी, बस ये जानना है। देखिए आगे आपका 466, त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। यानी कि अगर प्रोफार्मा में कोई गलती हो गई, साइने नहीं कर पाया मजिस्ट्रेट न्यायाधीश, कुर्की का आदेश दे दिया, तो क्या कुर्की अवैध हो जाएगी?
नहीं होगी, क्या होगी? वैध। साई ने छोड़ दिया था कुर्की के आदेश पर, तो क्या कुर्की अवैध हो जाएगी? अवैध नहीं होगी, क्या होगी? वैध। अब आइए आपका अध्याय 36 चला जाए। देखिए आपका लंबे समय तक क्लास चलाना मुश्किल है भाई, किसी तरह आदमी पढ़ा रहा है। कल भी आपका तबीयत, मैंने एक बार सर्दी जुकाम बुखार हुआ था, ठीक हुआ दवा दारू से नहीं भाई, दवा से। वो दारू आ ही जाता है अंत में। आपका दवा से ठीक हुआ, फिर हमें लगता है कि कुछ ठंड लग गई है, रात वत में आदमी लेट हो जाता है जाने में, क्योंकि इसके बाद इंग्लिश का क्लास चलता है, फिर आपका वीडियो वीडियो अपलोड होता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है, और उसी में कहीं ठंडा आपका मार दिया है। तो फिर से एक बार वही पुराना मर्ज जो है उभर कर आया है, वैसे आज दवा ले लूँगा, नहीं तो फिर आपका कल आराम किया जाएगा, ताकि सोमवार से थोड़ा स्पीड और बढ़ाई जाए। क्योंकि ये सही बात है कि शाम वाले क्लास में जो स्पीड एक दो दिन पकड़े थे हम, वो स्पीड थोड़ा क्या हो गई है, स्लो। और थोड़ा बहुत स्पीड अभी क्या कर, सोमवार से हम प्रयास करेंगे कि स्पीड थोड़ा पकड़ लें, और पकड़ लिया जाएगा। दवा ववा ले लेता हूँ, ताकि भाई आपका बड़ी हानि न हो। मैंने कि बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि क्या किया जाए, कार्य। तो अगला अध्याय देखिए, 10-15 मिनट और देखिए, तब आपका छोड़ा जाएगा। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा या लिमिटेशन या समय सीमा या मर्यादा, ना तो लिख लीजिएगा। परिसीमा मतलब समय, समय मतलब मर्यादा, मर्यादा मतलब अवधि, या परिसीमा काल। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, एक सतर्क रहिए। आपका जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जिन अपराधों के संज्ञान के लिए कानून में अलग मर्यादा काल दिया गया है, समय दिया गया है, उसमें वह लागू होगा, और समय नहीं दिया गया है तो ये चैप्टर लागू होगा। इसके लिए इसके लिए जो आप पढ़ेंगे 199 में जाएंगे, और फिर आपका एक धारा 199 भी कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो जब भी ये चैप्टर पढ़िए तो 3-4 जगह से कोरिलेट किए रहिए। एक सेक्शन आपका सीआरपीसी का कौन सा 199 हम हल्का सा बताएंगे, फिर एक आपका बताएंगे परिसीमा अधिनियम 1963, यानी कि लिमिटेशन द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 हल्का सा बताया जाएगा, और तब सीआरपीसी का ये अध्याय। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञान यानी कि अवगत होने में, आप कम से कम पहले जो पूछा गया है वो तो क्वेश्चन निकाल लिया जाए। देखिए भाई, अगर किसी अपराध में दंड केवल जुर्माने का है, तो बताइए कितने समय तक संज्ञान ले लेना चाहिए? 6 मास। अगर 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम की सजा है, तो संज्ञान का समय सीमा कितना है? 1 वर्ष। और 1 वर्ष से 3 वर्ष है आपका अपराध के लिए दंड, तो कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष हैं। और 3 वर्ष से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह कुछ 3 वर्ष से अधिक का दंड है तो संज्ञान की कोई समय सीमा नहीं। यानी कि आपका बहुत, मैंने कि जैसे दुराचार के मामले हो गए, मर्डर के मामले हो गए, 10 साल बाद भी मुकदमा हो सकता है, और आपका इसमें कोई शक नहीं है। और 10 साल बाद भी 20 साल संज्ञान लिया जा सकता है। देखिए इसको बताया जाएगा, अभी सामान्य बातें चल रही हैं भाई, अभी बेर आपका बताना पड़ेगा। टेक्निकल क्वेश्चन कुछ आते हैं, लेकिन फिर एक बात, जो क्वेश्चन बना है वो बता दिया जाए। ये क्वेश्चन बना है कि मानहानि के मामले में संज्ञान की समय सीमा कितनी होती है।
तो आपको मान्य हानि जानना पड़ेगा। 499 में परिभाषित है आईपीसी और दंड 500, 501 और 502। तीनों धाराओं में दंड की मात्रा समान है। 2 वर्षों तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो बताइए, मानहानि के अपराध के लिए अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है? 2 साल। अब 2 वर्ष है तो इस लिस्ट में आपको खोजना पड़ेगा कि 2 वर्ष किस में सेट होता है। पहले में सेट नहीं होगा। दूसरे में कितना है? 1 वर्ष या उससे कम की सजा। तो चौथे में सेट हो रहा है, यानी कि 1 वर्ष से अधिक की सजा किंतु कितने तक हो? इस बीच में हो। तो ऐसी दशा में ये 2 वर्ष वाला जो सजा है किस में आ रही है? तीसरे में। तो संज्ञान की समय सीमा हम कितना लिखाए हैं? 3 साल। तो मानहानि के मामले में संज्ञान की समय सीमा कितना? 3 साल। भाई आप ही बता रहे हैं, बस कंसेप्ट क्लियर रखे, वो तो अपने आप। अब आपराधिक दुर्विनियोग आ जाइए, यही पूछ सकता है, पूछा नहीं गया। आपराधिक दुर्विनियोग यानी कि 403 में दंड कितना है? 2 साल। तो बताइए किस में आएगा ये? संज्ञान के लिए समय सीमा आप, हाँ, 3 वर्ष कितना होगा? अब एक और उदाहरण देखा जाए, 290 का देखा जाए। देखिए आईपीसी की धारा 290 में केवल जुर्माने का दंड है और जुर्माना अधिकतम कितना हो सकता है? आपका 200। तो अब आपको खोजना पड़ेगा कि किस लिस्ट में आ रहा है, पहले कि दूसरे कि तीसरे। पहले। तो 290 के अपराध में संज्ञान की समय सीमा कितनी होगी? 6 माह। तो लिस्ट खोजना पड़ेगा। इसको सोमवार को हम और डिटेल में कोरिलेट करके बताएंगे, क्योंकि आपका ये आपका 199 से कोरिलेट करना पड़ेगा आपका लिमिटेशन एक्ट से, तब परिसीमा काल चला जाएगा। और अच्छे से इसको समझिएगा। एक क्वेश्चन प्री में घुमावदार आते हैं, या तो सीधा आ गया तो सब कुछ सही, और घुमावदार आ गया तभी दिक्कत होती है। तो आपका अगली क्लास सोमवार को चलेगा भाई। हाँ निकल जाए, सोमवार को स्पीड बढ़ाएंगे, जा रहे हैं थोड़ा दवा ववा